आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक है विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। मतलब हमने पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में जो चुंबकीय राशियां हमने पढ़ी थी, उन चुंबकीय राशियों में आपस में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम अब इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। चुंबकीय राशियाँ पढ़ी थी पढ़ने, जैसे चुंबकन तीव्रता था, चुंबकन क्षेत्र था, चुंबकीय प्रवृत्ति थी, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता था और चुंबकीय पारगम्यता। ये 5 पॉइंट हमने वहाँ पढ़े थे और ये पाँचों पॉइंटों में आपस में क्या रिलेशन है ये हम अब इस टॉपिक में देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक एग्जाम में बहुत बार का पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ लिख भी रखा है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अर्थात एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावना है। तो समझिएगा इसको। माना एक परिनलिका है, मतलब कोई परिनलिका हम लेके चल रहे हैं और परिनलिका के बारे में हम अच्छे से परिचित है कि परिनलिका कुछ ऐसे होती है, ऐसे ये कोई परिनलिका है, ठीक है। परिनलिका के बारे में काफ़ी बातें हम पहले पढ़ चुके थे, जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ रखा, इसके अंतर्गत इसके अंदर इस परिनलिका के अंदर मान लो कच्चा लोहा रखा हो। क्या रखा हुआ है? कच्चा लोहा। और कच्चा लोहा एक चुंबकीय पदार्थ होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। जब परिनलिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम इस परिनलिका के अंदर विद्युत करंट I को फ्लो करते हैं, बहाते हैं, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात हमने समझ ली थी कि जब परिनलिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0 और Ni। याद होगा आपको, ऐसा फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था। तो इस परिनलिका में जिसमें कि कोई चुंबकीय पदार्थ रखा है, जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब कुल चुंबकीय क्षेत्र B का मान, जो कुल चुंबकीय क्षेत्र जो B उत्पन्न हो रहा है उसका मान धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखो इसमें अब इसके अंदर ये जो B बराबर μ0 Ni थी ना, ये B तो था धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय और क्षेत्र, ये तो इसके कारण था भाई, ध्यान देना मेरी बात। दूसरा कारण क्या है? एक कारण तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उसका एक कारण तो है धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण देखिए कि इसके अंदर जो कच्चा लोहा रखा हुआ है, वो कच्चा लोहा क्या हो जाता है? वो कच्चा लोहा हो जाता है चुंबकित। क्या हो जाता है? चुंबकित। और इसके चुंबकित हो जाने के कारण एक और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का पहला कारण तो क्या है? धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक तो ये कारण धारा प्रवाह का कारण है, और एक है कि कच्चे लोहे के चुंबकित होने के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न होता है। तो दो कारण से इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ में आई बात? देखो, अब धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को अगर मैं B0 कहूँ और इसके चुंबकन या इसके कच्चे लोहे के चुंबकित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को मैं क्या लिखूं? B1 लिखूं। तो इस परिनलिका में जो कुल चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उसका मान वास्तव में B0 प्लस B1 के बराबर होगा। आई बात समझ में? तो एक तरह से दोबारा मैं एक बार मेरी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने माना ये कोई परिनलिका है, इसमें कच्चा लोहा के रूप में कोई चुंबकीय पदार्थ उपस्थित है। जब इस परिनलिका में I धारा फ्लो करते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दो उत्पन्न होते हैं, दो कारण से उत्पन्न होते हैं। पहला कारण है धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा कारण है इसमें जो चुंबकीय पदार्थ उपस्थित था, जिसको मैं कच्चे लोहे के रूप में आपको समझाया था, उसके चुंबकित हो जाने के कारण एक और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वो है B1। इसलिए कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है B0 प्लस B1। क्लियर? ये बात अब इसमें देखो आप, ये हो गया B बराबर B0 प्लस B1। क्लियर होगी यहाँ तक बात? आगे देखो, B0 बराबर तो होता है μ0H। ये आपको सीधा याद रखना है। μ0 क्या है? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है। और H क्या है? उत्पन्न चुंबकन क्षेत्र है। तो B0 बराबर हो गया μ0H।
इसी प्रकार B1 बराबर हो गया म्यू जीरो आई। देखो B1 किसका कहा था, समझना मेरी बात को आप। B1 मैंने कहा था कि चुंबकित होने के कारण B1 पैदा हो रहा था, और चुंबकित के कारण जो B1 पैदा हो रहा है तो इसका संबंध होता है I से। और I क्या थी बेटा, चुंबकन तीव्रता। क्या था वो, चुंबकन तीव्रता। पहला जो पॉइंट था हमने पिछले वीडियो में देखा था 5 प्रकार की राशियों में, जो पहला जो पॉइंट था वो था चुंबकन तीव्रता I। और I बराबर क्या पढ़ा था अपने, I बराबर पढ़ा था हमने M/V, याद होगा आपको। वो I यहाँ पर है, तो B1 बराबर तो हो गया म्यू जीरो I, और B0 बराबर हो गया म्यू जीरो H। ये वैल्यू आप समीकरण 2 का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दीजिए, तो B बराबर हो गया म्यू जीरो H प्लस म्यू जीरो I। आगे बढ़ते हैं अब हम, तो ये हो जाएगा B बराबर म्यू जीरो कॉमन ले लो तो H प्लस का I। अब इसमें H कॉमन ले लो तो 1 प्लस I अपॉन H। अब देखो आप कहोगे सर H ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि H कॉमन लेने से ये I अपॉन H बन जाता है, और I अपॉन H जो है वो काई के बराबर होता है, इस वजह से हमने ऐसा किया। अब इसको कह दिया काई M। काई M क्या थी, कल पढ़ा था पढ़ने, तीसरी जो भौतिक राशि थी ना, एक तो चुंबकन तीव्रता थी, दूसरा चुंबकन क्षेत्र था, तीसरी थी चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई। तो ये चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई है, जिसको मैं काई एम से यहाँ लिख रहा हूँ, तो काई एम बराबर होता है आई अपॉन एच। रख दीजिए आप इस आई अपॉन एच की जगह काई एम रख दीजिए, तो ये हो जाएगा बी बराबर म्यू जीरो एच और 1 प्लस काई एम। एच को इसके नीचे भेज दीजिए आप, तो बी अपॉन एच बराबर म्यू जीरो 1 प्लस काई एम। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बी अपॉन जो एच है वो म्यू के बराबर होता है, अर्थात बी अपॉन एच म्यू के बराबर होता है जो चुंबकशीलता के बराबर होती है। और म्यू जीरो किसके बराबर होती है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, और म्यू किसके बराबर होती है, माध्यम की चुंबकशीलता। तो यहाँ मैंने लिख दिया म्यू बराबर बी अपॉन एच, तो इस बी अपॉन एच की जगह म्यू रख दो, तो म्यू बराबर हो गया म्यू जीरो 1 प्लस काई एम। या फिर मैंने क्या किया, इस म्यू जीरो को इसके नीचे भेज दिया, तो म्यू अपॉन म्यू जीरो बराबर हो गया 1 प्लस काई एम। कल हमने पढ़ा था कि म्यू अपॉन म्यू जीरो किसके बराबर होता है, म्यू आर के बराबर होता है। तो इसे हम म्यू आर के बराबर जब रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। और ये हो गया म्यू आर बराबर हो गया 1 प्लस काई एम। और ये एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, एग्जाम में इसका बहुत इस्तेमाल है, और ये एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध को डराइव कीजिए, तो वो संबंध ये होता है। एक इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, इन दोनों में किसी एक की वैल्यू दे देगा और दूसरे की वैल्यू हमसे पूछेगा। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थ हमने देख लिया कि जो चुंबक से आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, या चुंबक से जो प्रभावित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बोलो, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर। तो वो चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं वो हम इसमें देखेंगे। कोई पदार्थ तो ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, ठीक है, कोई बहुत अधिक बल से आकर्षित होते हैं। तो इस आधार पर, इस गुणों के आधार पर उसे किसी चुंबकीय पदार्थ को ये यूं कहूं, चुंबकीय पदार्थों को 3 वर्गों में, 3 भागों में बांटा गया है। तो देखो, किसी पदार्थ को उसके चुंबकीय गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन सा भाग है, नंबर 1 प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और नंबर 2 अनुचुंबकीय पदार्थ, और नंबर 3 लोह चुंबकीय पदार्थ। ये 3 पदार्थ है हमारे पास। तो देखिएगा आप, सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही मैंने वेरी मोस्ट लिख रखा है, और एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। तो देखिएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। ज़्यादा आपको रटना नहीं है, ज़्यादा उलझना नहीं है, इतना याद रखो कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं ऐसे पदार्थ जो प्रतिकर्षित होते हैं, किससे, चुंबक से या चुंबकीय क्षेत्र से। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब आप ये न समझे कि ये जो प्रतिकर्षण का जो यहाँ बल लग रहा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल यहाँ लगता है, लेकिन बहुत कम लगता है, ठीक है। तो देखो, ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है।
समझ में आ गई होगी बात। ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। पदार्थों के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। पदार्थों का ये जो गुण है उसे क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। क्लियर। और इसको जब हम प्रतिचुंबकत्व कहते हैं तो इसके एग्जाम्पल देखिएगा, कॉपर है, जिंक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, पारा है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, AuAg है अर्थात सोना चांदी है, ठीक है, हवा है, पानी है, हीरा है इत्यादि। ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इतने सारे रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, 2-4 आप याद कर लीजिए। लेकिन शायद एक बार ऐसा सवाल भी आया हुआ था, बहुत सारे पदार्थ दे दिए और उनमें से प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहचुंबकीय छठवां रहा था। उस आधार पर आपको इस शास्त्रीय दृष्टि से इन पर नज़र रखनी है कि इस टाइप के जो पदार्थ हैं वो क्या हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ मेरी बात को कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कैसे पदार्थ होते हैं? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थों के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल थे 4-5 एग्जाम्पल, कॉपर है, जिंक है, एंटीमनी, बिस्मिथ, पारा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओरम। ये सब क्या है? हवा, पानी, हीरा, ये सब क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। तो आपने देखा पानी जो है वो चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, लेकिन इसका मतलब भाई ये नहीं समझे कि बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षित होता है, हल्का फुल्का होता है, इसका कुछ बहुत ज़्यादा असर आपको देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं हम कि इसका ये प्रतिकर्षित तो होता है, ये बात तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन प्रतिकर्षित होता क्यों है? इसका रीजन क्या है? वो रीजन हम इसके अंदर देखेंगे कि इसकी व्याख्या क्या है, कि प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या क्या है, अर्थात ये प्रतिकर्षित होता है तो क्यों होता है, इसका रीजन समझो आप। देखो, ये जितने भी पदार्थ हमने ऊपर देखे थे ना, इन पदार्थों की एक खासियत है कि इनके बाह्य कक्षक में अकेला इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब इनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो इनके बाह्य कक्षक में युग्मित नहीं पाया जाता, ये अयुग्मित पाया जाता है। अर्थात बाह्य कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों की जगह इनमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये प्रतिचुंबकत्व का गुण इसमें उत्पन्न होता है। के कारण इसमें प्रतिचुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। क्यों होता है बेटा? कि उसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और इसके घूमने के कारण चुंबकत्व का गुण पैदा होगा, और वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से अपोजिट होगा, इसलिए ऐसा होता है। अगर वहाँ 2 होते तो दोनों एक दूसरे के चुंबकत्व के गुण को नष्ट कर देते और चुंबकीय वो पदार्थ जो है वो चुंबकित नहीं होता। लेकिन ऐसे पदार्थ जिनके बाह्यतम कक्षक में, अरे यार मैं उल्टा बता गया इतनी देर से मैं उल्टा बता रहा था, दोबारा समझिए। प्रतिचुंबकत्व पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके बाह्य कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्लियर? तो देखो पहले ये जो बात मैं अयुग्मित की कर रहा था वो बात अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए होती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। ये जो सब जो एग्जाम्पल हैं इनके बाह्य कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इतनी देर से जो बोल रहा था वो अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में बोल रहा था। तो देखिए आप, वे पदार्थ जिनके बाह्यतम कक्षा में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। ये युग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, जिससे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ चुंबकित नहीं होते। देखिएगा, इसको बाह्य को मैं दोबारा लिखता हूँ, बाह्य तो ऐसे हो गया, ये बाह्यतम भी गलत लिख रखा है इसमें, बाह्यतम। कुल मिला के बात ये है कि इनमें जो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, वो एक क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो दोनों की वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के अपोजिट उत्पन्न होता है, और अपोजिट उत्पन्न होने के कारण वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। ये बात आती है किसकी? प्रतिचुंबकीय चुंबकत्व पदार्थ। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता किसी जगह पर तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, इसलिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऐसे पदार्थ चुंबकीय पदार्थ से चुंबकित नहीं होते हैं।
लेकिन जब ऐसे पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो रख देने पर क्या हो जाता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन वहाँ घूमते थे एक दूसरे के अपोजिट साइड में, उनमें उनकी स्पीड में चेंज आ जाता है। दोनों की जो स्पीड पहले तो बराबर थी घूमने की, अब थोड़ा डिफरेंट हो जाती है, एक की ज़्यादा और एक की कम हो जाती है। इस वजह से वो पदार्थ जो है उसका एक साइड किसी एक दिशा में, या तो वामावर्त साइड में या दक्षिणावर्त साइड में, एक दिशा में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से वो एक छोटे चुंबक के समान बिहेव करता है। देखो, लेकिन जब ऐसे पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इन युग्मित इलेक्ट्रॉन का वेग बदल जाता है, जिसके कारण ये युग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाते हैं और पदार्थ परिणामी रूप से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये बाह्य हर जगह गलत लिखा है, इसलिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। चुंबकित में की छोटा आता है, चुंबकित हो जाता है। ये ध्यान रखना कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, इसीलिए ये प्रतिकर्षित होता है, इसीलिए प्रतिकर्षित होता है। देखो आगे नोट, अतिचालक पदार्थ सबसे अधिक असामान्य प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। मतलब अतिचालक पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वैसे थोड़ा सी जानकारी आपको दे दूँ, यह पढ़ा चुका शायद अतिचालक पदार्थ, हाँ पढ़ा चुका, मैं पहले आ चुका, चौथे पाठ में आ चुका था। थोड़ा सा चर्चा मैं कर दूं कि वे पदार्थ जिनको ठंडा करने पर जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन के आसपास कर देने पर उनका प्रतिरोधकता जो घटकर अचानक शून्य हो जाती है, या यूं कहूँ उनकी चालकता जो है वो असामान्य रूप से बढ़ जाती है, ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। तो जो अतिचालक पदार्थ जो होते हैं ना, और वहाँ हमने पारे का एग्जाम्पल दिया था, क्लियर, और पारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ में भी लिखा हुआ है Hg। देखो अब अतिचालक पदार्थ सबसे अधिक असामान्य प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। बिल्कुल सबसे अधिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? वो पदार्थ जो अतिचालक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूर्णतः इनके बाहर रहती हैं। ऐसे पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं ना, तो इन पदार्थों से चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरती हैं और ये पदार्थ बीच में रह जाते हैं और चुंबकीय जो क्षेत्र है वो चारों तरफ से होकर निकल जाता है। और ये बात हम अगले पेज पर एक चित्र भी दे रखा है, उस चित्र में हम इस बात को समझ लेंगे, ठीक है। और इसके लिए काई एम का मान माइनस होता है, -1। ये आपको याद रखना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए काई एम या चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है -1 और अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय में इसका मान -1 नहीं होकर +1 होता है। तो जो प्रतिकर्षित होता है उसका काई का मान क्या होता है? -1। साथ में μ0 का मान क्या होता है? 0। इस प्रभाव को माइसनर प्रभाव भी कहते हैं, जो हमने नोट में पढ़ा है, ये माइसनर प्रभाव भी इसको कहते हैं। हालांकि माइसनर प्रभाव जो है वो बीएससी में जाके आता है, ढंग से आता है, तो यहाँ एक छोटी सी जानकारी इसके बारे में यहाँ पर दी हुई थी। आपको यहाँ जो सबसे अधिक रटने वाली जो चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है, वो ये है कि काई एम इज इक्वल टू -1, अर्थात प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति -1 होती है। क्लियर? देखिएगा अब आप, जैसे मान लीजिए ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है और जब इसको हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो देखो यहाँ से बल रेखा जा रही है ना, और बल रेखा इसके अंदर नहीं गई, इसके बाहर से निकलकर यूँ बाहर निकल गई। ऐसे ही देखो यहाँ टेढ़ी हो गई और फिर यूँ चली गई। इसी प्रकार से ये बल रेखा यूँ टेढ़ी होकर जा रही है, ये बल रेखा यूँ टेढ़ी होकर जा रही है। इसका मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर से चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरती हैं। पहला काम, ये इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब दूसरी बात और देखें, मान लीजिए चुंबक है ना, एन और एस दो चुंबकीय ध्रुव हैं। इसके ऊपर हमने ये कोई कटोरी रख दी कटोरी, कांच की कटोरी रख दी और इसके अंदर लोहे का बुरादा भर दिया। क्लियर? यहाँ भी वो दो चुंबक हैं और ये कांच की कटोरी में लोहे का बुरादा भरा हुआ है। अब आप कहोगे सर दोनों चित्र में तो एक जैसे दिख रहे हैं, इसका फर्क समझो। यहाँ दोनों ध्रुवों के बीच में गैप ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा होने से यहाँ ये जो सिरे है ना, इसके नज़दीक ये जो जगह है, यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा रहेगा और ये बीचों बीच में सबसे कम चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। ठीक है, मतलब इस हिस्से में तो सबसे कम चुंबकीय क्षेत्र रहेगा और ये जो किनारे हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा।
अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, जब यहाँ बीच में चुंबकीय क्षेत्र तो क्या है बेटा, कम है। इस चित्र को मैं रफली करके यहाँ समझा दूँ अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि ये इसमें भरा हुआ है, ठीक है, ये इसमें भरा हुआ है, क्लियर, और ये यहाँ पर एन है और ये यहाँ पर एस है। अब चूंकि बीच में तो है ना कम चुंबकीय क्षेत्र है और किनारों पर क्या है बेटा, यहाँ पर दोनों जगह ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। तो ज़्यादा पर तो क्या रहेगा, ये इसका कम मैटर रहेगा, और कम पर क्या रहेगा, ज़्यादा मैटर रहेगा, क्योंकि उल्टा होता है, इसमें प्रतिकर्षित होता है ये। तो प्रतिकर्षित होने की वजह से इसके बीच में गैप ज़्यादा है ना, तो यहाँ बीच में कम चुंबकीय क्षेत्र है, और जब कम चुंबकीय क्षेत्र है तो यहाँ पर ज़्यादा चुंबकीय पदार्थ उपस्थित है। इसके अपोजिट यहाँ चलो, ये दोनों अपेक्षाकृत नज़दीक है, इसलिए इनके बीच में ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र है और किनारों पर कम चुंबकीय क्षेत्र है। तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ पर पदार्थ क्या है, कम है। देखो ये गैप आ रहा है ना, यहाँ नीचा है, किनारों पर ऊंचा है। तो उल्टा सिस्टम है इसमें, दोनों के बीच गैप कम है तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा रहेगा, और चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा रहेगा तो इसमें क्या रहेगा, बीच में यूँ थोड़ा गैप आएगा, अर्थात वहाँ कम पदार्थ होगा। और यहाँ बीच में कम चुंबकीय क्षेत्र है तो यहाँ पर बीच में ज़्यादा पदार्थ है। तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थों के व्यवहार को इसके द्वारा समझाया गया है। आगे होगी बात समझ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 21 मिनट का हो चुका है। अब अगले वीडियो में आपको अनुचुंबकीय पदार्थ और लो चुंबकीय पदार्थों के बारे में आपको समझाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन ठीक नीचे दिया है लाल कलर का, उसे दबाते एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा दें ताकि आपको तुरंत नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी ही टेस्ट पेपर की सीरीज भी चालू करूंगा, बार बार मैसेज आ रही है मेरे पास टेस्ट पेपर सीरीज के लिए। तो प्रत्येक चैप्टर के टेस्ट पेपर शुरू करेंगे, प्रत्येक मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगा, उसके बारे में विचार करता हूँ किस प्रकार से आपको काम करना है। धन्यवाद।